हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एसिड्स के ऊपर, एसिड्स होता क्या है, कितने टाइप का एसिड्स होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन सब हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। अगर मिस कर दिए होंगे तो जाके देख सकते हैं आप लोग, ताकि इस न्यू टॉपिक जो आज हम लोग लाइबिलिटीज के ऊपर डिस्कस करेंगे उसे समझने में आसानी होगा। तो आज हम लोग लाइबिलिटीज के बारे में जानेंगे, लाइबिलिटीज होता क्या है और कितने टाइप्स के लाइबिलिटीज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लाइबिलिटीज क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, लाइबिलिटीज रेफर्स टू अ बिजनेस और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट्स ओड टू अदर्स। ये क्या है, बिजनेस का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ये ऑब्लिगेशन ये है आपका एक ड्यूटी है। अगर कंपनी कर्जा लिया होगा, कंपनी अगर कर्ज लिया होगा तो उसे क्या टाइम पे उसको पेमेंट करना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसका ड्यूटी बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन है या डेट्स है। डेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्स होता है कर्जा, कर्जा बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये कंपनी का क्या है, ये कर्जा है। अगर कंपनी का कर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टर्म्स को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज कितने टाइप का होता है, तो अगर ये से हम लोग अगर इसको हम लोग दो टुकड़ा करें तो लाइबिलिटीज एक्चुअली दो टुकड़े में जैसे करें, दो पार्ट किया जाए तो इसे ये दो पार्ट में नॉन करेंट लाइबिलिटीज होता है और ये एक करेंट लाइबिलिटीज होता है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होता है जिसका पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करते हैं। ठीक है, ये कर्जा क्या है, कंपनी अगर ये कर्ज लिया होगा तो इसका पेमेंट वो 1 साल के बाद करेगा। ठीक है, मोर देन 1 ईयर। और जबकि करंट लायबिलिटी जो होता है इसका पेमेंट इसे कंपनी को 1 साल के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। दैट मीन्स पेमेंट विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो अगर आप समझे लाइबिलिटीज क्या होता है, तो कंपनी का क्या लाइबिलिटीज क्या है, एक कर्जा है, एक ऑब्लिगेशन है, एक डेट्स है जो कंपनी को पे करना पड़ता है फ्यूचर में। ठीक है, और ये लाइबिलिटीज को अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, इसका टाइप्स अगर बात करें तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज होता है और एक करेंट लाइबिलिटीज होता है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज है जिसका पेमेंट हम लोग को 1 साल के बात करना रहता है, जबकि करंट लायबिलिटीज जो होता है उसका पेमेंट हम लोग को 1 साल के अंदर करना रहता है। ठीक है, और अगर बात करें नॉन करंट लायबिलिटीज का, तो करंट लायबिलिटीज का एक और नाम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट्स। और अगर नॉन करंट लायबिलिटीज का बात करूं तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स बोलते हैं। करंट लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट्स। ठीक है, इसका पेमेंट हम लोग को 1 साल के अंदर करना रहता है, इसका पेमेंट हम लोग को 1 साल के बाद करना रहता है। ठीक है, तो अगर इसका नॉन करंट लायबिलिटीज का अगर बात करूं कि क्या क्या होता है, जैसे इसमें क्या क्या बोल सकते हो आप इसको, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कंपनी अगर सपोज बैंक से लोन लिया होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा। डिवेंचर्स भी बोल सकते हैं, डिवेंचर्स भी हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज होता है। डिवेंचर्स क्या होता है, डिवेंचर्स बोल सकते हो आप, क्या है ये, डिवेंचर्स एक एक्नॉलेजमेंट है, एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। इसका मतलब कंपनी अगर बोरो किया होगा, कर्जा लिया होगा, तो इसके बदले में कंपनी क्या करता है, एक सर्टिफिकेट इशू करता है। अब वो सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं क्या, डिवेंचर्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। बैंक लोन भी हम लोग बोल सकते हैं, बैंक लोन भी हम लोग का नॉन करंट लायबिलिटीज होगा। ठीक है, क्योंकि बैंक लोन दो टाइप का होता है, अगर शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अगर बैंक से अगर कंपनी लोन लिया होगा तो इसका पेमेंट अगर वो 1 साल के बाद करता है तो वो बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कंपनी ये 1 साल से कम का भी लेता है, अगर स्मॉल अमाउंट लेता है
अगर वो लोन बैंक से, तो उसका पेमेंट वो 1 साल के अंदर करता है, तो वो अपना हो सकता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ सकता है। वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब करंट लायबिलिटीज को बोलेंगे फिर, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं पब्लिक डिपॉजिट्स का बात करूं, तो कंपनी कभी कभी ऐसा भी होता है बैंक से लोन ना लेकर क्या होता है, वो पब्लिक से लोन लेता है, पब्लिक से पैसा लेता है, उसके बदले में कंपनी पब्लिक को इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट्स होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन समझो तो ये क्या है एक्चुअली, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर, डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूचर इवेंट मतलब ये बोल सकते हो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या है, एक तरह का फ्यूचर लायबिलिटी है, फ्यूचर लायबिलिटी है, नाम से समझ में आ रहा होगा फ्यूचर लायबिलिटी है। दैट मीन्स कि इसका ये लायबिलिटी फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर। फ्यूचर में जो इवेंट होगा, अगर वो घटना घटता है, इंसिडेंट होगा, तो ये फ्यूचर लायबिलिटीज हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजंस। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बेसिकली कंपनी ये सोच के रखता है, ये एस्टिमेट करता है कि फ्यूचर में ये लायबिलिटीज होने वाला है, तो इसके लिए कंपनी क्या करता है, प्रोविजंस बना के रखता है, फंड बना के रखता है, ताकि फ्यूचर में वो पेमेंट कर सके। तो अगर इसलिए ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्यूचर में घटना घटने के ऊपर डिपेंड करता है, इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या है, फ्यूचर लायबिलिटी है। अगर इसका मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, इसका अगर एग्जांपल का बात करें तो रिटायरमेंट पेंशन स्कीम बोल सकते हो, रिटायरमेंट पेंशन स्कीम हो सकता है, या आप एक और भी चीज ले सकते हो, प्रोडक्ट वारंटी भी ले सकते हो, प्रोडक्ट वारंटी, गारंटी भी हो सकता है, गारंटी भी हो सकता है। अब ये बोलोगे कैसे, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंपनी होता है, अगर वो प्रोडक्ट बेचता है तो उसका क्या देता है, वो वारंटी देता है, गारंटी देता है। अगर मान लो कि फ्यूचर में अगर वो 1 साल या 2 साल के लिए वारंटी दिया हुआ है, और अगर उसके बीच में अगर प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो उसका पेमेंट या एक कंपनी के लिए क्या है, एक तरह का वो लायबिलिटीज हो जाएगा, क्योंकि उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसे फिर न्यू प्रोडक्ट देना पड़ेगा। तो अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट को वापस रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट वारंटी फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में प्रोडक्ट खराब होगा तो फिर कंपनी के लिए कर्जा है, अगर प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ तो फिर कंपनी के लिए कर्जा नहीं भी हो सकता है। इसलिए कंपनी के लिए क्या है, ये टोटली फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं फ्यूचर लायबिलिटी, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आता है। ये सारे जो अभी हम डिस्कस किए, डिवेंचर्स या बैंक लोन या पब्लिक डिपॉजिट्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारा अपना क्या कहलाता है, नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाता है, जिसका पेमेंट हम लोग को 1 साल के बाद करना रहता है। अब अगर मैं बात करूं करंट लायबिलिटीज का, तो करंट लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डेट्स बोलते हैं, और इसका पेमेंट हम लोग 1 साल के बाद करते हैं, सॉरी 1 साल के अंदर पेमेंट करते हैं। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। और एक चीज आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हम लोग ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, ये एग्जांपल है उसका करंट लायबिलिटीज का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इसे, एडवांस इनकम और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सारे एग्जांपल्स जो है करंट लायबिलिटीज का है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो आप लोगों को पता होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, ये सप्लायर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स को सप्लायर। जो कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो अगर रॉ मटेरियल अगर जो प्रोवाइड करता है, जिससे कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करता है, गुड्स परचेस करता है, उसको हम लोग सप्लायर बोलते हैं। और ये हम लोग अकाउंटिंग टर्म में इसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। और सन्ड्री इसलिए वर्ड यूज किया जाता है बिकॉज कंपनी के पास बहुत सारा क्रेडिटर्स होता है, इसलिए इसे वेरियस क्रेडिटर्स होने की वजह से इसका नाम सन्ड्री बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यानी क्या है, ये कंपनी का सप्लायर है। अगर कंपनी अगर ये रॉ मटेरियल लिया होगा या गुड्स परचेस किया होगा उधार में, तो उसे तो पेमेंट करना पड़ेगा, और वो पेमेंट 1 साल के अंदर करना पड़ता है, इसलिए ये क्या है, अपना कंपनी का सप्लायर है, और ये क्या कहलाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाता है। उसी तरह से अगर बिल्स पेबल भी है, ये भी अपना करंट लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल होता क्या है, अगर कंपनी कभी जैसे क्रेडिटर से अगर उधार में सामान खरीदता है, गुड्स परचेस करता है,
ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है, एक पेपर वर्क किया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर यानी सप्लायर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है। और इसका एग्रीमेंट में ये उसमें मेंशन किया रहता है कि कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है, क्या कितना क्वांटिटी में गुड्स परचेस किया है, ठीक है, ये सब सारा लिखा रहता है। उसका जो बिल का पेमेंट करना होता है फ्यूचर में 1 साल के अंदर पेमेंट करना रहता है, इसलिए कंपनी के लिए क्या हो जाता है, लाइबिलिटीज हो जाता है। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को अगर जोड़ के बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल, ठीक है। ट्रेड पेबल भी है, इसको अकाउंट पेबल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रेड पेबल है, ये अकाउंट पेबल भी बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी अपना कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, अगर कंपनी के पास करंट अकाउंट होता है और अगर वो एक्सेस विड्रॉन कर लेता है बैंक से, सपोज कीजिए कि बैंक कंपनी का बैंक अकाउंट में अगर सपोज कीजिए 10,000 है, सपोज 10,000 है, 10,000 है, तो इससे ज्यादा कंपनी अगर विड्रॉ कर लेता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अगर सपोज 10,000 है और उससे ज्यादा अगर वो निकाल सकता है, जैसे सपोज कीजिए 12,000 निकाल लिया या 15,000 निकाल लिया, 15,000, मोर देन 10,000, जितना उसका बैंक में डिपॉजिट, बैंक में इसका बैलेंस 10,000 है, बट अगर वो 15,000 वो अगर निकाल लेता है बैंक से, तो एक तरह का बोल सकते हो कि जो 5,000 जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सेस विड्रॉन हो जाएगा। अब वो जो 5,000 जो बैंक से एक्सेस विड्रॉन कर लिया है वो क्या हो गया, एक तरह का इंस्टेंट लायबिलिटीज हो गया जो बैंक कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है लोन के तौर पे। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब आते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से समझ में आ रहा है कि कंपनी का कुछ एक्सपेंसेस है जो अभी तक पे करना बाकी है, अभी तक वो एक्सपेंसेस कंपनी पे नहीं किया है। जैसे एग्जांपल के तौर में अगर बात करें तो सपोज कीजिए कि कंपनी के पास एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय को अभी तक 2 महीने का सैलरी पे नहीं किया है, ठीक है, ये कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा, कंपनी का कर्जा है ये। क्योंकि भाई आप अगर आप कंपनी के पास एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय से आप काम करवाओगे तो इसके बदले तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। अगर अभी तक अगर आप पेमेंट नहीं किए हो तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाता है, वो लाइबिलिटीज हो जाता है। कैसा लाइबिलिटीज है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट लाइबिलिटीज बोलेंगे। और किस कैटेगरी में आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से बोलते हैं। सिर्फ सैलरी हो गया, रेंट भी, अगर कंपनी सपोज कंपनी का ऑफिस अगर भाड़े पे है और अगर उसका भाड़ा अभी तक तो वो पेमेंट नहीं किया है, भाड़ा दिया नहीं है, तो वो भी अपना कहलाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। दैट मीन्स कि वो एक्सपेंसेस जो आप कर चुके हो लेकिन उसका पेमेंट अभी तक आप किए नहीं हो और वो 1 साल के अंदर आपको पेमेंट करना रहता है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये भी अपना करंट लायबिलिटीज है। अब ये एडवांस इनकम है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी को क्या है, इनकम समय से पहले मिल जाता है, सर्विस अभी तक दिया नहीं रहता। सपोज कि कोई कमीशन, जैसे कंपनी कोई कंसल्टेंट का काम करता है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, वो एक सर्विस देता है, कंसल्टेंसी सर्विस, वो क्या है, कंपनी को उसके बदले में अभी वो सर्विस दिया नहीं है, वो कंसल्ट अभी किया नहीं है, और अगर उसके बदले में उसको पहले ही पैसा मिल गया हो, पहले वो अगर उसको कमीशन मिल गया होगा या कंसल्टेंसी फीस मिल गया होगा, लेकिन वो अगर अब सर्विस नहीं दिया होगा तो उसके लिए क्या हो गया, ये एडवांस इनकम हो गया। तो एडवांस इनकम कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। इसको हम लोग एडवांस इनकम भी करंट लाइबिलिटीज में आता है। और एक होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो जैसे कि इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है, उसी तरह से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी ये लाइबिलिटीज है, बट कैसा लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है। और इसका भी इसका भी जो लाइबिलिटीज डिसाइड होगा फ्यूचर में या नहीं, ये भी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका देख ले तो सबसे पहले अगर आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या फिर उसे एक और है डाउटफुल डेट्स भी है, डाउटफुल डेट्स। फिर और एक एग्जांपल इसका लूं तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स कंपनी इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि कंपनी को श्योर नहीं रहता कि कस्टमर से क्या टाइम पे पेमेंट मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटर्स को जब उधार पे बेचा जाता है माल, तो कभी कभी वो क्या होता है, कलेक्शन मिल नहीं पाता टाइम पे, कभी कभी मिलता नहीं है, कभी कभी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये डाउटफुल रहता है।
तो कंपनी एस्टिमेट कर लेता है कि फ्यूचर में शायद अगर पैसा ना मिले तो क्या होगा। इसलिए कंपनी क्या करता है, एक फंड अलग से क्रिएट करके रखता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या फिर डाउटफुल डेट्स। उसी तरह से कंपनी टैक्सेशन के लिए, टैक्स के लिए भी प्रोविजन अलग से करके रखता है, क्योंकि ये श्योर नहीं होता कि कंपनी कितना इनकम करने वाला है, बिकॉज इनकम अनसर्टेन होता है और ये पता नहीं होता कितना इनकम अर्न करने वाला है, और कितना इनकम अर्न होगा तो उसके ऊपर टैक्स कितना देना होगा ये भी कंपनी को श्योर नहीं होता। जिसकी वजह से कंपनी क्या करता है, फंड से अलग करके एक फंड क्रिएट करता है, और वो फंड के लिए क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोविजन पर टैक्सेशन बोलते हैं। तो ये दोनों ही इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनकम हुआ तो फिर टैक्स भरना पड़ता है, कितना टैक्स होगा ये पता नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोविजन फॉर टैक्स कंपनी को क्रिएट करके रखना पड़ता है। तो ये सब आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अपना करेंट लायबिलिटीज के ऊपर। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे डिफरेंसेस पढ़ेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। तो आज का जो डिटेल्स वीडियो था लायबिलिटीज के ऊपर, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।